नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रौनक है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ। मैं अपनी शरीर की बनावट से दिखने में थोड़ी बड़ी लगती हूँ। मेरे चेहरे की बनावट आकर्षक है, रंग गोरा है और मेरा शरीर ना तो बहुत पतला है और ना ही मोटा, बल्कि एकदम मध्यम है। मैं गांव में रहती हूँ, इसलिए दूसरी गांव की लड़कियों की तरह मैं भी ज्यादातर सलवार सूट पहनती हूँ। मैंने केवल 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है और उसके बाद से घर पर ही रहती हूँ। बाहर से मुझे बहुत ही सीधी शादी और साधारण लड़की समझा जाता था। मैं इतनी होशियार या चालाक भी नहीं थी, लेकिन सच कहूं तो मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आए जब मैंने अपनी हदों को पार कर लिया। तब जिंदगी ने मुझे कुछ ऐसी सीख दी जो मैं कभी सोची भी नहीं थी। बहुत पहले की बात है। मैं एक ऐसे अनुभव से गुजरी जिसने मेरे दिलो दिमाग दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। उस समय मेरी मुलाकात अर्पित भैया से हुई। मेरे जीवन में उस वक्त बहुत अकेलापन था, लेकिन अर्पित भैया के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगने लगा। वह हमेशा मेरे प्रति बहुत केयरिंग रहते थे और उनकी मौजूदगी से मेरा मन हल्का हो जाता था। शुरुआत में जब मैं उनके साथ समय बिताती थी, तो शरीर में एक अलग सा दबाव महसूस होता था, जैसे मुझे आराम की जरूरत हो। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। हमारे बीच ऐसा रूटीन बन गया कि जैसे ही मौका मिलता, हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए बेताब हो जाते। हालांकि जब घर में और लोग होते, तो हमें थोड़ा डर भी लगता कि कहीं कोई हमें देख ना ले, लेकिन किसी को भी हम पर शक नहीं होता था, क्योंकि अर्पित भैया मुझे हमेशा दीदी कहकर बुलाते थे। वैसे भी मैं उम्र में उनसे 2 साल बड़ी थी। उस वक्त सर्दियों का मौसम था। रात को सब जल्दी ही अपने अपने कमरों में सोने चले जाते थे। तब मैं और अर्पित भैया अलग अलग कमरों में सोते थे। एक दिन रात को जब मैं दरवाजा बंद करके सो रही थी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी में एक नया अनुभव जोड़ा। घटना यह घटी कि हमारे घर की एक सदस्य, मेरी मामी, काफी ज्यादा बीमार हो गई थी। इस वजह से मेरी माँ और मैं मामी को देखने उनके घर गए। तब हमें लेने के लिए अर्पित भैया गाड़ी लेकर आए थे। उन्होंने जब पहली बार मुझे देखा तो बोले, आप तो काफी बड़ी हो गई हो दीदी। तब मैं थोड़ा मुस्कुराई। उसके बाद जब गाड़ी में हम मामी के घर जा रहे थे, तो उस वक्त रास्ते में ही शाम हो गए थे। तब हमें घर पहुंचने में देरी हो गई थी, इसलिए रास्ते में थोड़ा अंधेरा हो गया था। ठंड के दिन था, तो शाम के 6 बजे ही अंधेरा हो जाता था। जब हम घर पहुंचे तो देखा कि मामा रसोई में खाना बना रहे थे और मामी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। तब मेरी माँ रसोई में गई और मामा से कहने लगी, जब इतनी परेशानी हो रही थी तो मुझे पहले ही बता देते। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। फिर माँ खाना बनाने में लग गई और मैं मामी के पास बैठ गई। मामी मुझे देखकर खुश हुई, लेकिन उनकी हालत काफी खराब लग रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने मामी को खाना दिया और अपने हाथों से खिलाया। इस समय अर्पित भैया ने मुझे आवाज दिया। तब मैं उनकी तरफ गई और पूछी, क्या हुआ भैया? वह मेरी तरफ ही देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो। उनकी बातों ने बाद में मुझे एक नया अनुभव दिया। रात को जब खाने का वक्त हुआ तो मैं कमरे में गई, जहां अर्पित भैया खाना खा रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, दीदी, आइए साथ में खाना खाते हैं। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं भैया, आप पहले खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन उन्होंने जोर देकर मुझे बैठा लिया। मैं भी भूखी थी, इसलिए ज्यादा ना ना नहीं की और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाने लगे। तब हम दोनों ने बहुत मजे से खाना खाया, क्योंकि खाना हम साथ लेकर आए थे। खाना खत्म होने के बाद मैं अपनी माँ के कमरे में सोने के लिए जाने लगी। तभी अर्पित भैया ने कहा, दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप यही मेरे कमरे में सो जाइए। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा, नहीं भैया। तब बार बार वह मुझसे विनती करने लगे। आखिरकार मैं मान गई। ठीक है, मैं यहाँ सो जाऊंगी, लेकिन पहले मम्मी को बता देना चाहती हूँ कि मैं आपके कमरे में सो रही हूँ। इधर मैं अपने सलवार कुर्ती बदल दिए, क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े ज्यादा टाइट थे। जब अर्पित भैया ने मुझे नए कपड़ों में देखा, तो मुस्कुराते हुए बोले, दीदी, आप इस ड्रेस में कमाल की लग रही है। आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? तब मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बात बदल दी। फिर मैंने चादर ओढ़ ली और बिस्तर पर बैठ गई। अर्पित भैया भी अपने सोने का इंतजाम नीचे फर्श पर करने लगे। तब मैंने कहा,
भैया बिस्तर पर ही सो जाओ, यहाँ काफी जगह है। मेरे कहते ही अर्पित भैया भी चादर ओढ़कर मेरे पास बैठ गए। अर्पित भैया बहुत हंसमुख और मजाकिया इंसान थे। उन्होंने मजेदार बातें करके मुझे काफी देर तक हंसाया। बात करते करते रात के 12 बज गए, पता ही नहीं चला और ना जाने कब मैं सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अर्पित भैया मेरे बालों से खेल रहे हैं। मुझे जागते देख वह मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसी हो? मैं भी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बढ़िया भैया। फिर हम दोनों चादर के अंदर बैठकर बातें करने लगे। तभी इस वक्त मम्मी हमारे लिए गर्मागर्म चाय लेकर आई। सुबह बहुत ठंडी थी, इसलिए चादर में बैठकर चाय पीना अच्छा लग रहा था। अर्पित भैया बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? वह मजाक करते हुए बोले, आपकी आंखें बहुत बड़ी और खूबसूरत हैं। सच कहूं दीदी, आपकी आंखों में देखने से मन खुश हो जाता है। तब मैं मस्ती में बोली, सुबह जब मैं सो रही थी तब क्या कर रहे थे? तब वह हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं दीदी, आपके बाल ठीक कर रहा था। अर्पित भैया दिखने में काफी सुंदर थे। उनके चेहरे पर अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी और चेहरा बहुत साफ था। मेरी तुलना में उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, लेकिन उनकी कुछ हरकतें मुझे कभी कभी हैरान कर देती थीं। सुबह का वक्त थोड़ा व्यस्त था। मम्मी घर के कामों में व्यस्त थीं और मामू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब मैं भी मम्मी की मदद करने लगी। इतने में मामू खाना पैक करके काम पर निकल गए। मेरी रोज सुबह नहाने की आदत थी, इसलिए रोज की तरह मैं नहाने के लिए बाथरूम की ओर गई। मुझे नहीं पता था कि अर्पित भैया भी इस वक्त नहाते हैं। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो मैं शर्म से लाल हो गई और तेजी से अपने कमरे में भाग गई। अर्पित भैया उस वक्त नहा रहे थे। उनके चेहरे पर साबुन लगा था, इसलिए उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। लेकिन मैं इतनी ज्यादा शर्मिंदा हो गई कि वह दृश्य हर बार मेरे दिमाग में घूमने लगा। कमरे में बैठकर मैं अपनी ही सोच में खो गई और हल्के हल्के हंसने लगी। इतने में अर्पित भैया नहाकर कमरे में आए। मुझे अकेले हंसते हुए देखकर उन्होंने मजाक में कहा, क्या बात है दीदी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गई और बोली, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही हंस रही थी। अर्पित भैया ने मोबाइल चलाते हुए पास आकर बैठ गए और बोले, सच सच बताओ दीदी, क्या सोच रही थी जो इतनी हंसी आ रही थी? तब मैंने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, कुछ भी खास नहीं। लेकिन अर्पित भैया जिद करने लगे, नहीं दीदी बताओ ना। नहीं बताओगी तो मैं गलत ही समझ लूंगा। तब मैंने कहा, प्लीज भैया, इस बात को यहीं खत्म करो, इसमें सोचने लायक कुछ भी नहीं है। फिर मैं जल्दी से उठी और नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मैं कमरे में वापस आई और मजाक में मैंने जानबूझकर थोड़ा सा पानी अर्पित भैया की तरफ उछाल दी। यह देखकर अर्पित भैया अचानक उठ खड़े हुए और मेरे बाल पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। उनका यह रवैया देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो भैया? और गुस्से में उनका हाथ झटक दिया। अर्पित भैया बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। उनका यह व्यवहार देखकर मैं भी हैरान रह गई थी। मुझे खुद पर पछतावा होने लगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जल्दी से मैं अपनी बाल ठीक की और मम्मी के पास चली गई। मम्मी मामी का ध्यान रख रही थी, उन्हें दवा दे रही थी और खाना तैयार कर रही थी। तभी मामी ने मुझसे कहा, जाकर अर्पित को बुलाना, उसे गरम गरम खाना खाने को बोल दे, वरना ठंड हो जाएगा। मुझे पता था कि अर्पित भैया मुझसे नाराज है। जब मैं उन्हें बुलाने गई तो देखा कि वह छत पर बैठे फोन देख रहे हैं। मैं आवाज लगाई, भैया नीचे आओ, मम्मी बुला रही हैं, खाना खा लो। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं उनके पास गई और कहा, प्लीज भैया, मुझसे नाराज मत हो, मुझसे गलती हो गई। तब भी वह मेरी तरफ देखा भी नहीं और फोन देखते रहे। तब मैंने उनके हाथ को पकड़कर कहा, भैया गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, तुमने भी तो मेरे बाल खींचे थे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। अब इतना नाराज मत हो। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए कहा, भैया प्लीज इतना गुस्सा मत करो। अगर मेरी गलती है तो मुझे एक नहीं, दो चांटे मार दो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो मुझे रोता देख। अर्पित भाई का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, रो मत। लेकिन तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। छोड़ो, चलो खाना खा लेते हैं।
तब मैंने कहा, पहले यह तो कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। तब वह हंसकर बोले, अरे बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, वरना मुझे और ज्यादा माफिया मांगनी पड़ेगी। फिर हम दोनों नीचे गए और खाना खाने बैठे। मम्मी और मामी पहले ही खा चुकी थी। मम्मी रसोई का काम खत्म कर रही थी। खाने के बाद में मामी के पास बैठ गई और उनके साथ बातचीत करने लगी। मामी की तबीयत का हाल चाल लेने लगी। इसी बीच मम्मी ने कहा, हम दोनों पास के घर में मिलने जा रहे हैं, तुम और अर्पित यहीं रहो। मैंने अर्पित से कह दिया है कि कहीं बाहर ना जाए, हम जल्दी लौट आएंगे। फिर मम्मी और मामी बाहर चली गईं और मैं मामी का कमरा साफ करने लगी। तभी अर्पित भैया मस्ती करते हुए आ गए। मैंने उनसे कहा, भैया प्लीज मेरे लिए कुछ ला दो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बोलो दीदी क्या चाहिए। मैंने कहा, मेरे लिए चॉकलेट ले आओ, मुझे बहुत पसंद है। अर्पित भैया हंसते हुए बोले, ठीक है, तुम कमरे की सफाई करो, मैं चॉकलेट लेकर आता हूँ। अर्पित भैया चॉकलेट लेने चले गए और मैं कमरे की सफाई करने लगी। जब मैंने मामी की अलमारी खोली तो वहां मेकअप का सामान रखा था। सच बताऊं तो सजने संवरने का मेरा भी बहुत शौक था, तो मैंने मामी का मेकअप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने मामी के झुमके और गहने पहन लिए और अलमारी से लाल साड़ी निकाल ली। जब अर्पित भैया चॉकलेट लेकर वापस आए तब मैं पूरी तरह से नई दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। तब मैंने बाल खोल रखे थे, लिपस्टिक लगा रखी थी और हाथों में चूड़ियां भी पहनी थीं। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, मुझे इस रूप में देखकर हैरान रह गए। उनके मुंह से बस यही निकला, दीदी आप तो शानदार लग रही हैं। फिर मैंने उनसे चॉकलेट ली और बिस्तर पर बैठकर खाने लगी। अर्पित भैया भी पास में बैठ गए और तब उनकी नजरें मुझे ही देख रही थीं। तब मैंने कहा, भैया इतना मत देखो, मुझे असहज लग रहा है। अर्पित भैया हंसकर बोले, क्या करूं दीदी, आप पर से नजर ही नहीं हट रही। आप साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हो, मानो कोई परी हो। फिर मजाक में बोले, मन कर रहा है कि आपको अपनी दुल्हन बना लूं। मैं समझ रही थी कि उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था, पर मैंने हल्की हंसी के साथ बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। मैंने मजाक में कहा, तो फिर रुक क्यों गए? बताओ मुझे पत्नी बनाकर क्या करोगे? तब अर्पित भैया थोड़ा हंसकर बोले, रहने दो, मुझे पता है तुम जानबूझकर यह पूछ रही हो। तब मैंने कहा, तो क्या तुम अपनी दीदी का फायदा उठाना चाहते हो? अगर मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा? तब अर्पित भैया बोले, दीदी इतनी चिंता मत करो, हम तो घर में ही हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम बस एक बार हाँ कह दो, मैं सब संभाल लूंगा। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो पहले बताओ तुम यह सब मुझे सजी हुई देखकर कह रहे हो या पहले से ऐसा सोच रहे थे? अर्पित भैया हंसकर बोले, सच कहूं तो जब से तुम आई हो तभी से ऐसा लग रहा है। अगर तुम एक बार मान जाओ तो सब आसान हो जाएगा। तब मैंने मजाक में कहा, ठीक है, जो तुम चाहो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी होगी। इस पर भैया बहुत खुश होकर बोले, थैंक्स दीदी, मुझे पता था तुम मुझे ना नहीं कहोगी, तुम सच में सबसे अच्छी हो। मैंने कहा, रुको, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है और शाम को मेरे लिए और भी चॉकलेट लाना मत भूलना। तब अर्पित भैया ने कहा, ठीक है दीदी, 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। जब वह बाहर चले गए तो मुझे थोड़ी असुविधा महसूस हुई। जब वह वापस आए तो मैंने कहा, अर्पित भैया इस वक्त मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, शाम को इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अर्पित भैया मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दीदी इतनी चिंता क्यों कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें असुविधा हो रही है तो आंखें बंद कर लो। तब मैंने आंखें बंद कर ली और अर्पित भैया मुझे। तभी इस वक्त दरवाजे पर अचानक आहट हुई जिससे हम दोनों डर गए। कुछ समय बाद बाहर से मम्मी की आवाज आई, कोई है कमरे में? मैं तुरंत बिस्तर से उठी क्योंकि मैं साड़ी में पूरी तरह सज धज कर तैयार थी। ऊपर से मामी के कमरे में थी। अर्पित भैया का मूड भी खराब हो गया था, लेकिन उनके चेहरे को देखकर मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। मैंने तुरंत अर्पित भैया को कमरे से बाहर कर दिया और खुद भी साड़ी उतार कर सामान्य कपड़े पहनी। फिर कमरे की सफाई करने लगी। इस बीच मम्मी ने मामी को बरामदे में बिठाया और सीधे रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तब मैं जल्दी जल्दी कमरे की सफाई करने लगी। बाद में हम सब ने मिलकर चाय पीने के बाद मम्मी काम में लग गई और मैं बरामदे में लेट गई।
समय बिताने के लिए मैंने मम्मी की मदद करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद मैंने देखा कि अर्पित भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें ढूंढने गई तो देखी कि वह बाथरूम से बाहर निकलकर हाथ धो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि उनका मूड अभी भी ठीक नहीं है। तब उन्हें देखकर मैं हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हुए बोली, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो मजाक में? मैंने कहा, भैया तुम ऐसे क्यों हो भैया? हंसते हुए बोले, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी ऐसे ही करती। तुम लड़की हो, इसीलिए इतनी बातें कर पा रही हो। मैं हंसकर बोली, ठीक है भैया, बस थोड़ा इंतजार करो, रात होने पर तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब अर्पित भैया बोले, दीदी समस्या तो इसी रात के इंतजार में है, हर मिनट घंटा जैसा लग रहा है। तभी मम्मी ने आवाज दी, तुम्हारे भाई बहन की बातें खत्म हो गई हो तो थोड़ा काम में हाथ बंटवा लो, और जाते जाते मजाक में बोली, अर्पित भैया याद रखना, अगर चॉकलेट नहीं मिला तो मैं भी कुछ नहीं दूंगी। फिर मैं रसोई में चली गई। इस बीच मामा भी घर लौट आए थे। तब मैंने उन्हें खाना परोस दिया। मामा जी बहुत थके हुए थे। वह हमारे साथ थोड़ा बैठकर बात किए और फिर जल्दी ही सो गए। मम्मी मामी को खाना खिला रही थी और उन्हें दवाई दे रही थी। मैंने भी अपना खाना खा लिया और समय बिताने के लिए टीवी देखने लगी। सर्दी का महीना होने के कारण हम जल्दी बिस्तर में चले गए, लेकिन मम्मी अभी भी अपने काम में लगी हुई थीं। तब मैं मम्मी के कमरे में चली गई और बैठकर फोन में व्यस्त हो गई, और फोन में इतना मगन थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब अर्पित भैया खाना खाकर अपने कमरे में चले गए और मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अपनी रोज की सीरियल देखने में व्यस्त थी। जब मैं नहीं गई तो अर्पित भैया खुद मुझे बुलाने आ गए। कमरे में आकर भैया बोले, दीदी आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। तभी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम अकेले सोना चाहते हो तो सो जाओ, तुम्हारी दीदी मेरे साथ सो जाएगी। मम्मी की बात सुनते ही भैया जल्दी से बोले, नहीं नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे, वैसे भी कुछ दिनों बाद आप लोग चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी और दीदी के साथ कब खेल पाऊंगा। तब मैंने मम्मी को आश्वस्त करते हुए कही, मम्मी भैया सही कह रहे हैं। इसके बाद मम्मी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, और हम कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही अर्पित भाई ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तब मैं समझ गई कि भैया अब और इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तब भी मम्मी और मामी जाग रहे थे, इसलिए मैंने कहा, भैया थोड़ा धैर्य रखो, सब सो जाएं, फिर करेंगे। अगर किसी ने मेरी आवाज सुन ली तो मुश्किल हो जाएगी। भैया बोले, दीदी और इंतजार नहीं होता। तभी मुझे चॉकलेट की याद आई। मैंने कहा, ठीक है भैया, लेकिन पहले मेरी चॉकलेट दो। भैया ने तुरंत जेब से चॉकलेट निकाल कर दे दिया। फिर मैं चॉकलेट खाने लगी और भैया परफ्यूम लगाने लगे। शुरुआत में हम मजाक में थोड़ी थोड़ी बहस करने लगे। इससे हमारे बीच मजेदार झगड़ा शुरू हो गया। हम बिस्तर पर कूदने लगे क्योंकि हमारी उम्र अभी भी छोटे बच्चों जैसी ही थी। तभी मम्मी ने चिल्लाकर कहा, रौनक बहुत हो गया, अब सो जाओ, क्योंकि बिस्तर की आवाज उनके कमरे तक जा रही थी। इसके बाद अर्पित भैया ने तुरंत फर्श पर बिस्तर बिछा दिया, जिससे आवाज बंद हो गई। फिर अर्पित भैया ने मुझे रात के 4 बजे तक सोने नहीं दिया। सुबह जब हमारी आंख खुली तब मम्मी दरवाजा खटखटा रही थी। उस समय मैं बिस्तर पर ही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी, इसलिए अर्पित भैया ने मुझे उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया और खुद दरवाजा खोलने गए। तब मम्मी हमारे लिए चाय लेकर आई। मुझे देखकर उन्होंने कहा, मैंने कहा था रौनक, समय पर सो जाना। अब देखो तो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। मेरी आंखें अब सच में लाल हो गई थीं। मैंने बिना कुछ कहे चाय पीना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैंने मुंह भी नहीं धोया क्योंकि पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मम्मी चाय रखकर चली गई। अर्पित भैया जब कमरे में आए तो मैंने गुस्से में कहा, भैया मैंने तो कहा था थोड़े समय के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मेरा शरीर कितना थक गया है, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अगर मम्मी ने पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगी? तब अर्पित भैया ने जल्दी से जवाब दिया, दीदी चिंता मत करो, मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आता हूँ, उसे लेने के बाद तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने लगातार 4-5 दिन तक भैया को पास नहीं आने दिया, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। वह हर दिन मेरे आसपास घूमते रहते थे और नियमित रूप से चॉकलेट लाते रहते थे। भैया मेरे सारे काम कर देते और मैं जो चाहती हंसते हंसते कर देते, इसलिए मैंने भी
इसका मजा लेना शुरू कर दिया। कभी कभी उनसे पैर का दर्द कम करने के लिए मसाज करवा लेती, कभी सर की मालिश करवा लेती, मस्ती में कभी कभी हल्के से मार देती और सारा दिन उनके फोन पर सीरियल देखती। 4-5 दिनों के बाद भैया का व्यवहार थोड़ा बदल गया, इसलिए मैंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक दिन हम दोपहर में घर में अकेले थे और बहुत मस्ती की। उस दिन घर में कोई नहीं था। भैया ने पूरा दिन मुझे कहीं बैठने नहीं दिया और हमेशा अपने पास रखा। इस घटना के बाद मैं और भैया बहुत सामान्य हो गए। जब भी उनका मन करता वह मुझे कमरे में बुला लेते और मुझे भी अब इसकी आदत लग चुकी थी। हमने उन दिनों का भरपूर आनंद लिया, लेकिन जीवन में हर अच्छे समय के बाद एक बुरा समय भी आता है और यह बुरा समय अब आ चुका था। दरअसल 20 दिन के बाद अब हमें गांव लौटना था, क्योंकि अब मामी काफी स्वस्थ हो चुकी थी और हमें वहां बहुत दिन हो गए थे। तब मम्मी ने अचानक वापसी का फैसला किया और उन्होंने पापा को कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने और भैया ने यह सुना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब भैया बोले, दीदी जाने से पहले आखिरी बार थोड़ा समय दे दो, कौन जाने फिर कब मिलेंगे। तब अंदर से मैं भी तैयार थी, लेकिन उस दिन घर में सभी लोग थे, यहाँ तक कि मामा भी आज घर पर ही थे। तब मामा मम्मी से बोले, दीदी आज रुक जाओ, मैं कल तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। यह सुनते ही मुझे थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक रात हमारे पास थी। तब आखिरकार मम्मी भी मान गई। फिर उस दिन हम बहुत ही बेसब्री से रात का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो जल्दी से खाना खाकर हम अपने कमरे में चले गए। तब हम इतने असादा हो गए थे कि दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं किया था। तभी थोड़ी ही देर में अचानक मामा ने आकर हमें उस स्थिति में देख लिया। मैं तो डर से कांपने लगी और तुरंत वहां से हट गई। मामा तब बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और पूरी स्थिति को संभाला। उन्होंने हम पर गुस्सा न करके हमारी गलतियां हमें समझाईं और उस दिन ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया। तब मामा के प्यार और सहयोग से हमने इस स्थिति को संभाल लिया। उसके बाद से मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। उस घटना के बाद मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में गलती हो सकती है, लेकिन उनसे सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए तो उसे संभालने की कोशिश करें और परिवार के साथ हमेशा खुलकर बात करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सीमा रेखा होना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक निकटता कभी कभी गलतफहमियां का कारण बन सकती है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के असुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवार के माहौल और रिश्तों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्यों से परिवार के किसी भी सदस्य को शर्मिंदा न होना पड़े। इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना और भविष्य में सही निर्णय लेना एक परिपक्व मानसिकता का परिचय है। किसी भी स्थिति में सचेत रहना। आवश्यक दरवाजा बंद न करने की घटना एक छोटी गलती थी, लेकिन इसने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इससे समझ में आता है कि छोटी छोटी बातों में भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनका जीवन पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।